हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ इन क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लेक्चर नंबर 29, जो कि है न्यू सोशल मूवमेंट। तो इससे पहले हम दो वीडियो देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था इंटरेस्ट ग्रुप को, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने सोशल मूवमेंट को समझने की कोशिश की थी, और उसी लेक्चर को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आज इसमें हम देखेंगे न्यू सोशल मूवमेंट को, यानी नव सामाजिक आंदोलन क्या है और किस तरीके से वो काम करते हैं, और प्रमुख नव सामाजिक आंदोलनों को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, नव सामाजिक आंदोलन ऐसे आंदोलन है जो अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर सामने आए हैं। समाज में कोई भी अन्याय है, लेटेस्ट वर्जन, पुराना अन्याय नहीं, जैसे कि आर्थिक आधार पे अन्याय होता था, लोगों का शोषण किया जाता था। ये मानसिक अन्याय के ऊपर ज़्यादातर आधारित है। साइकोलॉजिकल जो इनजस्टिस होता है लोगों के साथ, जैसे भाषा के आधार पे किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लिंग के आधार पे हो रहा है, किसी जाति के आधार पे किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उनके आधार पे ये नव सामाजिक आंदोलन काम करते हैं। नव सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। नव सामाजिक आंदोलन मुख्यतः युवा, सुशिक्षित और मध्यम वर्गीय नागरिकों के आंदोलन हैं, जो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव मात्र के हित को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के संरक्षण और शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन आंदोलनों में गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एनजीओ जो आपके हैं, या तो उन लोगों ने ये चलाए हैं, या फिर प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं, जो इन नव सामाजिक आंदोलनों को चलाते हैं। गैल ऑम्वेट ने नव सामाजिक आंदोलनों की परिभाषा करते हुए निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। सबसे पहले गैल ऑम्वेट बोलते हैं कि सामाजिक बदलाव के उद्देश्य से व्यापक संगठन संरचना और विचारधारा पर आधारित होने के कारण ये आंदोलन स्वयं में नए इसलिए है क्योंकि ये अपनी विचारधारा के माध्यम से अपने दमन और शोषण की अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरा, इन्होंने बताया, इन्हें केवल मजदूर वर्ग के संरक्षकों के नेतृत्व में संचालित होने मात्र लोकप्रिय आंदोलन नहीं माना जा सकता। कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि नव सामाजिक आंदोलन केवल मजदूर वर्ग के ही आंदोलन है। इसमें शिक्षित वर्ग आ जाता है, इसमें मध्यम वर्गीय आपका समाज आ जाता है, तो इसमें काफ़ी लोग इंक्लूड है, केवल मजदूर वर्ग ही नहीं है। ये ऐसे समूह हैं जिन्हें परंपरानिष्ठ मार्क्सवादियों ने अनदेखा कर दिया था, जैसा कि दलित, शूद्र, महिलाएं आदि, या फिर नए पूंजीवाद से जुड़ा शोषित वर्ग, जैसे नव किसान आंदोलन। तो जब आप मार्क्सवाद को पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद बेसिकली क्या है, शोषण के ऊपर उसने पूरी की पूरी अपनी स्टडी की है। लेकिन मार्क्सवाद ने क्या है, ये जो आपके नव सामाजिक आंदोलन के जो टॉपिक है, जैसे कि आप पर्यावरणीय आंदोलन देखते हैं, नारी अधिकार आंदोलन देखते हैं, उपभोक्ता आंदोलन है, नागरिक अधिकारों की मांगे हैं, दलित आंदोलन, LGBT आंदोलन, इन सब का क्या है, मार्क्सवाद ने क्या है, इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था, इन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मार्क्सवाद ने क्योंकि इन सब शोषणों को छोड़ दिया था, इसलिए नव आंदोलन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नव सामाजिक आंदोलन की उपरोक्त वर्णित विशेषताओं के बावजूद महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभी नए आंदोलन एक समान है अथवा एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि ये आंदोलन उत्तर भौतिकतावादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। अब देखिए, उत्तर भौतिकतावादी मूल्यों का समर्थन करते हैं जितने भी आपके नव सामाजिक आंदोलन हैं। उत्तर भौतिकवादी मूल्यों का मतलब क्या हुआ, पोस्ट मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे केवल शोषण मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के आधार पे नहीं होता है, क्योंकि जो आपका भौतिकवाद है, भौतिकवाद क्या कहता है कि लोगों का क्या है, पूंजी के आधार पे शोषण होता है, लोगों से ज़मीन छीनी जाती है, या फिर लोगों का क्या है, आर्थिक रूप से शोषण होता है। तो ये क्या है, जितने भी नव सामाजिक आंदोलन हैं उत्तर भौतिकवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं, यानी आपको पूंजी की ज़रूरत नहीं है शोषण के लिए, आपका आर्थिक संसाधनों के बिना भी शोषण हो सकता है।
ये अनौपचारिक संगठन है और एक नए सांस्कृतिक विन्यास के साथ उभरे, इसलिए इस श्रेणी को अन्य दिशाओं से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। नए सामाजिक आंदोलनों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो प्रमुख नव सामाजिक आंदोलन, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा नव सामाजिक आंदोलन का एग्जाम्पल है और कौन सा क्लासिकल आंदोलन है। ठीक है, कौन सा क्लासिकल सामाजिक आंदोलन है, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपका पर्यावरणीय आंदोलन, ये एक नया सामाजिक आंदोलन है क्योंकि 1960 के बाद ये अस्तित्व में आया। उसके बाद नारी आंदोलन भी नव सामाजिक आंदोलन है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाए गए, बेसिकली अमेरिका से ये शुरू हुए थे। नागरिक अधिकारों की मांग, सिविल राइट्स के लिए आंदोलन शुरू हुए थे 1990 के आसपास। आपने देखा इंग्लैंड में किस तरीके से सिविल आचार संहिता, एक चार्टर को लागू किया गया था। इंडिया में भी सिविल अधिकार दिए गए हैं, तो इसके लिए भी क्या है, कई देशों में मांगे उठी और उसके लिए आंदोलन चलाए गए, जो कि नव सामाजिक आंदोलन है। दलित आंदोलन, LGBT आंदोलन, सोशल मीडिया पर हैशटैग आंदोलन, छात्र आंदोलन और शांति आंदोलन प्रमुख नव सामाजिक आंदोलन है, जिन्हें न्यू सोशल मूवमेंट कहा जाता है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे और इसकी विशेषताओं को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कंपैरेटिवली इनकी स्टडी हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पर्यावरणीय आंदोलन, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हुए हैं। पर्यावरणीय आंदोलन का जन्म 1960 के दशक में हुआ। पृथ्वी के प्रवासियों में बढ़ती मांगों और बढ़ती जागरूकता के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। अकेले USA में ही इसने लगभग 70 पर्यावरणीय कानून लागू करने और राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1969 को पारित करने में मदद की है। ठीक है, तो सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ और यहाँ पे 70 एक्ट से ज़्यादा एक्ट पास किए गए जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, और प्रमुख जो इनका लॉ है ये है 1969 का अधिनियम। इसी दशक में एक व्यापक सामाजिक आंदोलन भी ये बना और पर्यावरण की पहली लहर औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ ही आरंभ हो गई थी। यह औद्योगिक क्रांति की नैतिक व सांस्कृतिक समीक्षा पर आधारित थी। तो 3 लहरों में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है, या 3 स्टेजेस आप कह सकते हैं। पहली जो स्टेज थी वो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ शुरू हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था, पूंजीपतियों ने बहुत ज़्यादा शोषण करना शुरू कर दिया था हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे। तो जो पहले स्तर के या पहले लहर के जो चिंतक थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो उन्होंने क्या है, नैतिक पक्षों की समीक्षा की थी पहले स्टेज के अंदर। और इसी स्टेज में वर्ड्सवर्थ जैसे लेखकों ने अपने काव्यों में प्रकृति के विनाश पर चिंता व्यक्त की। और जो ये वर्ड्सवर्थ है, इन्हें हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी इनको पढ़ाया जाता है, और ये एक स्वच्छंदतावादी यानी नियो लिबरलिस्ट चिंतक है। ठीक है, दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण तब आया जब जन समर्थन द्वारा बुद्धिजीवी प्रतिक्रिया को बल मिला। इसे वैज्ञानिक संरक्षणवाद का नाम दिया गया। यह अनुभववाद पर यानी एम्पिरिसिज्म पर आधारित था, जिसके द्वारा विशेषज्ञों ने अत्यधिक औद्योगिक क्रांति की गंभीरता से निपटने के और संकेत किए। अब देखिए दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण साइंटिफिक है। इन्होंने क्या है, साइंटिफिक कॉजेज को ढूंढने की कोशिश की कि अगर आज हम पेड़ों को काटते हैं, अगर आज हम पेट्रोलियम का दोहन करते हैं, उससे क्या होगा। उससे आप देखोगे CFC बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा था, जो सबसे बड़ी डिमांड थी इस स्टेज के अंदर CFC को कम करने की। तो वो सबसे बड़े इश्यूज इस स्टेज के अंदर आए और साइंटिफिक प्रयास किए गए कि किस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को हम नियंत्रित रख सकते हैं। तो ये दूसरे चरण में रखा गया। तीसरी जो आपकी स्टेज थी, तीसरा चरण, यह पोषणकारी विकास पर आधारित था ताकि भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त संरक्षण किया जाए। और तीसरा चरण आप देखते हैं 2025
2015 से ये बेसिकली शुरू होता है, जब आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए थे। हालांकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, वो 2000 से ही शुरू हो गए थे। तो आप कह सकते हैं 2000 से आपके ये तीसरी स्टेज शुरू हुई और 2015 से इसमें जोड़ा गया पोषणकारी विकास, या आप कह सकते हैं सतत विकास की अवधारणा। उसके बाद पर्यावरणीय आंदोलन आगे बढ़ते हैं। वैश्विक रूप से पर्यावरणीय आंदोलन की शुरुआत रेचल कार्सन की एक बुक है साइलेंट स्प्रिंग के साथ हुई। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी। स्प्रिंग से आप समझ रहे हैं, स्प्रिंग का मतलब होता है जैसे वसंत ऋतु होती है, और जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंवारा है, इससे एक स्प्रिंग टाइप का निकल रहा है। तो बहुत सिंपल है। स्प्रिंग का मतलब हुआ जैसे स्प्रे करते हैं ना किसी भी अपनी फसल के ऊपर किसान, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। इन्होंने कृत्रिम रूप से बनाए गए पहले जंतुनाशक DDT के प्रभावों की चर्चा की। और DDT इतना खतरनाक रासायनिक पदार्थ था कि ये कीड़े मकोड़ों को कीटों को तो ये मार देता था, लेकिन साथ में ये मनुष्यों के लिए भी खतरनाक था। इसलिए क्या किया गया था, DDT पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, आज भी इंडिया में DDT बिल्कुल प्रतिबंधित है। ठीक है, उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया कि किस प्रकार कीटाणुओं को मारने वाला यह जंतुनाशक खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़कर मनुष्य तक पहुंचता है। इस पुस्तक ने कुछ अन्य वाद विवादों को भी जन्म दिया, जैसे कि जर्मन ब्रिटिश विचारक E.F. शूमेकर, और इनकी किताब कई बार पूछी गई है, माइकल शूमाकर भी कई बार इनका नाम किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो E.F. शूमेकर ने अपनी कृति इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस और स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संपोषित अर्थव्यवस्था की बात की, यानी सस्टेनेबल इकोनॉमी की इन्होंने बात की है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल और इकोनॉमिक्स ऑफ परमानेंस 2 बुक्स इन्होंने लिखी है जो प्रमुख है। इसने प्रकृति पर प्रहार करने वाली बड़ी बड़ी और शक्तिमान मशीनों पर नियंत्रण करने की बात की। पर्यावरण आंदोलन में विभिन्न योजनाएं शामिल की गई, जैसे कि जागरूकता निर्माण अभियान, पृथ्वी दिवस का आयोजन इत्यादि। ये तरीके कम क्रांतिकारी थे, लेकिन आगे चल के क्रांतिकारी तरीके भी कुछ लोगों ने अपनाए। जैसे कि आप देखते हैं स्टूडेंट्स ने एक क्रांति की थी, आई थिंक नैरोबी में वो उन्होंने क्रांति की थी, और सैन फ्रांसिस्को में भी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ये तो हालांकि ज़्यादा ये कम क्रांतिकारी थे। उसके बाद एक रेडिकल स्टेज भी आती है, और उग्र पर्यावरण आंदोलन को आनेस नेइस की कृति डीप इकोलॉजी से प्रेरणा मिली। तो आनेस नेइस ने बुक लिखी है डीप इकोलॉजी, और इस बुक के आधार पे रेडिकल चेंजेस की मांग उठने लगी। उनकी कामना प्रकृति को निर्वासित या बेरोक टोक छोड़ देने की थी। एक अन्य प्रकार का पर्यावरणवाद तब शुरू हुआ जब आंदोलन सीधे चुनावी राजनीति में उतर गया। यह जर्मनी में ग्रीन पार्टी की स्थापना के साथ शुरू हुआ, और ये कई बार देखने को मिलता है कई एग्जाम में। हालांकि यूपीएससी में मैंने देखा था कि ग्रीन पार्टी किस देश से रिलेटेड है, तो ग्रीन पार्टी रिलेटेड है जर्मनी से। ठीक है, और 1979 में ये निर्मित हुई थी। इसकी फाउंडेशन 1979 में रखी गई थी, और 1983 में पहली बार ये चुनाव में विजय घोषित हुई थी। और इसके बाद क्या है, राजनीतिकरण शुरू हो गया था पर्यावरणीय आंदोलनों का। आमतौर पर यह मान्यता है कि पर्यावरणवाद धनी राष्ट्रों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। गरीब देशों में उठे पर्यावरणीय आंदोलन ने काफ़ी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो बेसिकली अमेरिका से शुरू हुआ था, जर्मनी में, यूरोपीय जो कंट्रीज़ थी, आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, बेसिकली वहाँ पे ये पर्यावरण आंदोलन चले थे, लेकिन धीरे धीरे ये विकासशील देशों में भी आए। इसके उदाहरण के तौर पे आप देखोगे मलेशिया के जंगल में शिकारियों और किसानों का एक छोटा सा समुदाय बसा हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में। उनकी भूमि और आवास स्थल पर वाणिज्यिक लकड़हारों ने हस्तक्षेप किया, यानी इंडस्ट्री के लिए क्या है, पेड़ काटने वहाँ पे शुरू हुए, जिससे वहाँ की भूमि मृदा भूमि
नदी आदि पर गहरा असर पड़ा। प्रकृति के निकट रहने वाले इस समुदाय ने प्रदर्शन किया और उन लोगों का रास्ता जाम किया, जिससे उन लोगों को वापस लौटना पड़ा जो कि वहाँ के पेड़ों को काटने आए थे। और ये पहला सफल आंदोलन रहा था पेड़ों को बचाने के लिए। दूसरा उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध मेधा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया था। यह बांध बहुत बड़े भूभाग को जलमग्न, यानी बहुत बड़ा ऐसा भूभाग था जहां पे लोग बसे हुए थे, वो पूरा भूभाग क्या है, जलमग्न हो जाना था, पानी में वो डूब जाना था। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये चलाया गया था। और क्योंकि इसके द्वारा क्या है, हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ना था, तो ये आंदोलन वहाँ पे चलाया गया था। तीसरा उदाहरण वगीर मथाई का है, जिन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट आंदोलन की अगुवाई की। तो ये भी कई बार पूछा गया है, लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ कौन जुड़ा है, मलेशिया में किन लोगों ने आंदोलन किया, या फिर ग्रीन बेल्ट आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, या किस देश से ये रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये है वगीर मथाई। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट आंदोलन की शुरुआत की। वह अपने देश की पहली महिला प्रोफेसर थी जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय का पद त्याग कर महिलाओं में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता जगाने के लिए अभियान चलाया था। उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। उसमें महिलाओं के समूह ने व्यवसायिकों द्वारा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पेड़ को गले से लगा दिया था और पीछे ये नहीं हटी थी। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मलेशिया के जंगलों में ये शिकारी और किसानों के समूह ने विरोध किया था, वैसे ही उत्तराखंड में चिपको आंदोलन में पेड़ों के काटने का विरोध किया गया था। तो ये प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन थे। नारीवादी आंदोलन, तो फेमिनिज्म को हम अलग से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फेमिनिज्म को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ लिया है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी ये फेमिनिज्म आपको लगा है, तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 से 1970 के बीच के समय में नारी संगठन देश के विभिन्न भागों में स्थापित हुए। नारी आंदोलनों से जुड़े मुद्दे थे जीविका वृत्ति तथा परिवार में नारियों की स्थिति, यानी जॉब्स के अंदर महिलाओं की भागीदारी, और साथ ही साथ फैमिलीज के अंदर जो शोषण होता था महिलाओं का, उसको रोकने के लिए महिला आंदोलन बेसिकली शुरू हुए थे। इंडिया में दो प्रमुख आंदोलन हैं जो नारियों के उत्थान के लिए या नारीवादी आंदोलन के तौर पे जिन्हें जाना जाता है। पहला है हिंदू कोड बिल। ठीक है, हिंदू कोड बिल पर नारी आंदोलन। सन 1950 में नारी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने हिंदू कोड बिल पर विवाद शुरू किया। सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसने हिंदू कोड बिल पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर ने भी नारीवादियों के साथ सहयोग किया, किंतु कांग्रेस के विरोध के कारण ये बिल पारित नहीं हो पाया, जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्री पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया था। 1956 में ये बिल पास हुआ, लेकिन बहुत बड़े चेंजेस के साथ, जिसे आप कह सकते हैं ना के बराबर हिंदू कोड बिल में चेंज हुए थे। दूसरा प्रमुख नारीवादी आंदोलन है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी का मतलब होता है शराब। ताड़ी का मतलब होता है शराब। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गांव दुबरगंटा में सन 1990 में महिलाओं द्वारा चलाया गया है। गांव के पुरुषों को शराब की गहरी लत लग गई। इसके कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। शराबखोरी में क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही थी। यहाँ परेशान होकर महिलाएं ताड़ी यानी शराब की बिक्री के खिलाफ आगे आई। वह उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। यह समाचार तेजी से फैला और लगभग 5000 गांव की महिलाओं ने आंदोलन में सहभागिता करना प्रारंभ किया, और ये पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश में आंदोलन फैल गया था। प्रमुख नारीवादी आंदोलन, बेसिकली हम यहाँ पे फेमिनिज्म को नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रमुख नारीवादी आंदोलन जो है वो सांस्कृतिक नारीवाद के तौर पे आप जान सकते हैं। संस्कृति को बचाने के लिए जो नारीवादी आंदोलन चला था, इको फेमिनिज्म भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
जो आपका पर्यावरणीय नारीवाद होता है वो इको फेमिनिज्म के तौर पे आप उसको कह सकते हैं। तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए नारीवादी आंदोलन चला था। समता मूलक नारीवाद जिसने इक्वालिटी स्थापित करने की कोशिश की समाज में। समलैंगिक नारीवाद जिसे हम आगे पढ़ेंगे, LGBT के नाम से भी इसे जाना जाता है। मार्क्सवादी नारीवाद अथवा समाजवादी नारीवाद जिन्होंने अर्थव्यवस्था में या आर्थिक संसाधनों में और महिलाओं को प्रॉपर्टी दिलाने के अधिकार के लिए जिन्होंने आंदोलन किए। बहुसांस्कृतिक नारीवाद जिसने मल्टीकल्चरलिज्म को प्रोत्साहित किया। विल किमलिका का इसमें प्रमुख योगदान आप देख सकते हैं। और लास्ट में है विखंडनवादी नारीवाद जिन्होंने क्या है, समाज के अंदर पुरुष और महिलाओं को दो अलग अलग तौर पे देखा और अलग अलग अधिकारों की इन्होंने बात की। तो ये प्रमुख कुछ नारीवादी आंदोलन है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर हुए हैं। उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन भी नव सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत रखा गया है। आज उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में राल नादार ने उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया। 15 मार्च 1962 को नादर आंदोलन के कारण अमेरिकी कांग्रेस अध्यक्ष जॉन एफ कैनेडी ने ग्राहक संरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। इसलिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार बताए गए थे और यही अधिकार भारत ने भी अडॉप्ट किए हैं। लेटेस्ट 2019 में जो बिल पेश किया गया था और 2020 में पारित किया गया था, उसके अंदर इन सभी अधिकारों को ऑलमोस्ट शामिल किया गया। तो इन अधिकारों को हम देखते हैं। उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अब देखिए कब मिल गया था, 1962 को ये अधिकार अमेरिका में मिल गया था। इंडिया में कब मिला, 2001 के आसपास। ठीक है। उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार, उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार, अगर उन्हें कोई गलत प्रोडक्ट दे दिया जाता है, मिसगाइड उन्हें किया जाता है, तो उनके लिए इस तरीके से कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए थे अमेरिका के अंदर। अमेरिकी कांग्रेस ने इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान करने के लिए 4 और अधिकार बाद में इसमें जोड़े थे, जैसे उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रिज लेने जा रहे हैं तो आपका ये अधिकार है कि फ्रिज के बारे में आप जान सकते हैं। फ्रिज के बारे में आपको शिक्षित करना पड़ेगा, जो भी आपका, या गाड़ी लेने आप जा रहे हैं तो गाड़ी के बारे में आपको पहले शिक्षित करना पड़ेगा। गाड़ी चलानी वो सिखाएंगे नहीं, लेकिन आपको वो पूरी तरीके से शिक्षित करेंगे कि आपकी गाड़ी यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, ये इसके फंक्शन है, इस तरीके से आप इसकी केयर करेंगे। यूजर मैनुअल जो देते हैं वो उसी का एक उदाहरण होता है। मोबाइल फ़ोन के साथ आपको यूजर मैनुअल आता है, तो वो ग्राहक शिक्षा का एक उपकरण माना जाता है। उसके बाद क्षति प्राप्त करने का अधिकार, अगर फॉर एग्जाम्पल कुकर फट गया, ठीक है, कुकर फट गया, तो कुकर या फिर सिलेंडर आपका फट गया, LPG सिलेंडर, तो आपको 10 से 15 लाख का हर्जाना आपको मिल सकता है। तो ये भी वहीं से आपको अधिकार मिला। स्वच्छ वातावरण का अधिकार इसमें जोड़ा गया और मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने का अधिकार, ये उपभोक्ता आंदोलन के तहत दिए गए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण, अब देखिए जितने भी अधिकार ये अमेरिका के अंदर दिए गए, ये सारे के सारे इंडिया में भी दिए गए हैं, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में मैं चर्चा नहीं करूँगा। भारत के टाटा आंदोलन के तहत उद्यमियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण 1966 के तहत उपभोक्ता संरक्षण की पहल की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1966 के तहत एक तरीके से इन्होंने कानून बनाने की कोशिश की थी और ये टाटा के आंदोलन के तहत ही संभव हो पाया था। 1974 में पुणे के BM जोशी ने ग्राहक पंचायत को एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। अधिकांश राज्यों में ग्राहक कल्याण संगठन स्थापित किए गए। अभी तो अधिकतर राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों, मतलब सारे राज्यों में कंज्यूमर कोर्ट्स स्थापित किए गए हैं इंडिया में। ठीक है, पहले इन्हें क्या कहा जाता था, ग्राहक कल्याण संगठन, अभी इन्हें कंज्यूमर कोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के 24 दिसंबर 1986 को संसद द्वारा शुरू किए जाने के बाद देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियमित किया गया। और ये जो 1986 का अधिनियम है, इसमें 1993, 2002 और 2019-20 में संशोधन किया गया। तो लेटेस्ट कब किया गया, 2019 में पेश किया गया था, 2020 में लेटेस्ट संशोधन हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर।
नेक्स्ट आपका है दलित आंदोलन। दलित आंदोलनों को अगर हम देखें, भारत के संदर्भ में अगर दलित आंदोलन देखें तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है औपनिवेशिक काल में दलित आंदोलन, और उसके बाद हम देख सकते हैं उत्तर औपनिवेशिक या स्वतंत्रता के बाद के दलित आंदोलन। अब देखिए, औपनिवेशिक काल था या स्वतंत्रता से पहले जो भारत में आंदोलन थे, दलित आंदोलन, ये दोनों स्तर पे हुए। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए और प्रांतीय स्तर पर भी हुए। राष्ट्रीय स्तर पर M.K. गांधी और भीमराव अंबेडकर ने दलित समस्याओं को आगे रखा, जहाँ पे महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को एक अभिशाप माना और साथ ही इन्होंने हरिजन शब्द यूज किया। वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर ने प्रैक्टिकल काम करने शुरू किए और दलितों के अधिकारों के लिए उन्होंने कई अधिनियम बनाने, इवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भीमराव अंबेडकर ने दलित अधिकारों और दलित समस्याओं को ही रखा था, जिसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को दिया गया था। उसके खिलाफ मोहनदास करमचंद गांधी ने किस तरीके से आंदोलन किया, अनशन किया और पूना पैक्ट उसके बाद होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं राष्ट्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर दोनों स्तर पर ये आंदोलन हुए। प्रांतीय स्तर पर भी कई नेता थे जो दलितों की समस्याओं से संघर्ष कर रहे थे। भारत में विभिन्न भागों में एकल जातीय आंदोलन भी थे। एकल जातीय आंदोलन का मतलब होता है जो जाति विशेष द्वारा किए गए, जाति विशेष के द्वारा किए गए। जैसे कि दक्षिण में नाडारों, ये नाडार जाति है, पुलियो है और इजबाहों के आंदोलन। तो दक्षिण में ये तीन प्रमुख आंदोलन हैं, नाडारों के आंदोलन, पुलियों के और इजाहबाहों के आंदोलन, इजाहबों के आंदोलन। पश्चिम बंगाल में नामशूद्र आंदोलन, ये आंदोलन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ? नामशूद्र आंदोलन। पंजाब व उत्तर प्रदेश में चमारों के बीच क्रमशः मंगूराम के नेतृत्व में, अब देखिए पंजाब और उत्तर प्रदेश में चमारों के ये आंदोलन हुए, मंगूराम के नेतृत्व में आदि धर्म आंदोलन हुआ। और ये कई बार आपसे इस तरीके से पूछे भी जा सकते हैं क्वेश्चन कि आदि धर्म आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ मंगूराम के नेतृत्व में। अच्युतानंद के नेतृत्व में आदि हिंदू आंदोलन हुआ। त्रावणकोर में इजाहबों के बीच नारायण गुरु ने आंदोलन किया और नारायण गुरु एक प्रमुख दलित नेता रहे हैं। और केरल में पुलियों के बीच अय्याक्कली ने आंदोलन किया था। किसने? अय्याक्कली ने। उत्तर औपनिवेशिक या स्वतंत्रता के बाद के दलित आंदोलन अगर हम देखें, भारत में स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलनों को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। यानी प्रथम चरण जो कि 1950 से 60 के दशक में रहा, द्वितीय चरण जो कि 70 से 80 के दशक में, और तृतीय चरण जो कि 1990 के दशक से अभी तक चल रहा है। संपूर्ण स्वतंत्रतोत्तर काल में दलित राजनीति का एक समान अभिलक्षण रहा। ठीक है, पूरा आप पहली स्टेज ले लीजिए, दूसरी ले लीजिए या तीसरी, उसमें एक विशेषता रही है दलित आंदोलनों की, वो है खासकर 60 के दशक से ये शुरू हुई थी अपनी स्वयं की पार्टी अथवा दलितों के नेतृत्व वाली एक पार्टी बनाने के लिए संघर्ष। ये 1950 स्वतंत्रता के बाद से ही चला रहा और अभी तक ये चल रहा है। 1960 के दशक में कांग्रेस ने आरपीआई को, अब देखिए 1960 में आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में ये बनी थी भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। उनके मरने के बाद ये पार्टी बनी थी। तो सबसे पहले ये पार्टी थी। 1977 में जनता पार्टी को, 1989 में जनता दल को और 90 के दशक के बाद बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को दलित समर्थन का स्थानांतरण आदि दलितों की इसी इच्छा के उदाहरण आप देख सकते हैं। दलित आंदोलन के उदय में अनेक कारकों का योगदान है, खासकर 80 के दशक से आगे। इनमें दलितों के बीच उस नई पीढ़ी का उद्गमन शामिल है जो अपने अधिकारों, जनसंपर्क साधनों के विस्फोट व डॉक्टर भीमराव के विचारों के प्रभाव के प्रति सचेत है। तो इस प्रकार से क्या है, दलित आंदोलन आगे बढ़ा। नेक्स्ट आपका है एलजीबीटी आंदोलन। एलजीबीटी एक सिनोनिम है, एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर।
तो ये आंदोलन भी पूरे विश्व में नव सामाजिक आंदोलन के रूप में उभर कर आए। आई होप मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर आखिर क्या होते हैं, ठीक है। और इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रेनबो फ्लैग, रेनबो मतलब आपका इंद्रधनुष जो होता है, सतरंगी इन्हें कहा जाता है। ये जो आपके LGBT समुदाय है, इन्हें सतरंगी भी इन्हें कई बार कहा जाता है, ठीक है। रेनबो फ्लैग को 1978 में LGBT समुदाय के प्रतीक के रूप में मान्यता दी गई। सैन फ्रांसिस्को के कलाकार गिलबर्ट बेकर ने, इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए है, गिलबर्ट बेकर ने 8 रंगों वाला डिज़ाइन पेश किया। ये 8 रंगों वाला एक झंडा था, ठीक है। ये झंडा 25 जून को गे फ्रीडम डे के दिन पहली बार फहराया गया था। सबसे पहले रेनबो फ्लैग में 8 रंग जोड़े गए थे और हर रंग जिंदगी के एक अलहदा पक्ष को बयां करता था। इन रंगों का मतलब इस प्रकार है, देखिए 8 रंग थे, हर रंग का क्या मतलब था यहाँ पे आपको बताया गया है। लाइक जो आपका गुलाबी रंग था वो सेक्सुअलिटी को दिखाता था, लाल रंग जिंदगी का प्रतीक था, नारंगी इलाज यानी जो आपका इलाज किया जाता है हॉस्पिटल में, आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका ये प्रतीक था, पीला रंग सूरज की रोशनी का प्रतीक था, हरा रंग प्रकृति नेचर का प्रतीक था, फिरोजी कला का था, नीला सौहार्द का और बैंगनी इंसानी रूह का। बाद में इन रंगों को घटाकर 6 कर दिया, इनमें से 2 रंगों को हटाया गया, फिरोजी रंग की जगह नीले रंग ने ले ली और जबकि बैंगनी रंग को बिल्कुल हटा दिया गया था। तो इस तरीके से LGBT आंदोलन का ये रेनबो फ्लैग था। भारत में समलैंगिकता यानी भारत में LGBT आंदोलन की क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध मानते हुए कार्यवाही की जाती थी, ठीक है। भारत में निजता के अधिकार को मूल अधिकार बनाने संबंधी न्यायालय के निर्णय के बाद धारा 377 एक बार फिर से चर्चा में आया। धारा 377 जिसे अप्राकृतिक अपराध यानी अननेचुरल ऑफेंसेस के नाम से जाना जाता है, को 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा अधिनियमित किया गया था और इंडियन पेनल कोड लागू होने के साथ 1961 में ये लागू किया गया था। यह धारा विशेष रूप से LGBT समुदाय यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर के लोगों की चिंताओं का कारण था, इसलिए उनके मध्य स्थापित होने वाले संबंधों को अप्राकृतिक माना जाता है। ये नाज फाउंडेशन है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि LGBT के लिए लड़ने वाली इंडिया में ये एकमात्र संस्था है। नाज फाउंडेशन ने वर्ष 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय से धारा 377 को गैर संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। उसके बाद दिसंबर 2013 में सुरेश कुमार कौशल बनाम, अब देखिए नाज फाउंडेशन जो यहाँ पे थी, नाज फाउंडेशन ने जब 2001 में धारा 377 को गैर संवैधानिक करने की जो कोशिश की थी, उसमें LGBT समुदाय को बहुत सारे लाभ दिए गए थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, दिसंबर 2013 में सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दोबारा इस धारा को इसके मूल स्वरूप में ला दिया था, ठीक है। लेकिन 17 जुलाई 2018 को इसे भारत में लागू किया गया है। 17 जुलाई 2018 को इस अधिनियम को दोबारा से पास किया गया और ये जो धारा 377 है, धारा 377 को बिल्कुल हटा दिया गया इंडियन पेनल कोड से। अब समलैंगिकता भारत में एक अपराध के तौर पर नहीं देखी जाती है, ठीक है। कब से, ये एग्जैक्ट डेट आपको पूछी जा सकती है, 17 जुलाई 2018 से। अक्टूबर 2017 तक दुनिया के 25 देशों में समलैंगिकों के बीच यौन संबंध को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। इन देशों में ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। अब आपका सोशल मीडिया के ऊपर भी कई सोशल आंदोलन चल रहे हैं, सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं। इसमें एक आंदोलन है हैशटैग आंदोलन। आज हैशटैग किसी निश्चित विषय पर ग्रुप ट्वीट करने का एक प्रमुख जरिया बन गया है। यह न केवल कारोबार बल्कि राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले अब देखिए, कारोबार, फिल्म जगत, इन सभी चीज़ों का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 2 चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि हैशटैग राजनीति में और आंदोलनों में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है।
तो सबसे पहले देखते हैं राजनीति। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक समय ट्विटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन अब वो दूसरे बड़े राजनेताओं की तरह दोबारा से इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। राजनेताओं के ट्विटर बहुत मददगार साबित हुए हैं। राजनेताओं के लिए ट्विटर बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। इसके ज़रिए वो सीधे आम लोगों से बात कर सकते हैं, कहीं से भी बड़ी बड़ी नीतिगत घोषणाओं की सूचना दे सकते हैं। आज राजनीतिक जीवन के लिए सोशल मीडिया इतना ज़रूरी हो गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले बराक ओबामा ने ट्वीट्स का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई थी। जब रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार मिट रोमनी पर आपके राष्ट्रपति ओबामा की जीत हुई, तो उनकी पत्नी को गले लगाने वाला ट्वीट इतना लोकप्रिय हुआ कि उसने सबसे ज़्यादा ट्वीट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि इसी बीच भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया को छोड़ने संबंधी घोषणा की थी, और हाल ही क्या अभी आप बात करें मई 2021 की अगर हम बात करें, तो अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट बंद कर दिया। उसके पीछे कारण ये था, ये ट्विटर अकाउंट बंद किया था कंगना रनौत का, उसके पीछे कारण माना जाता है बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ उसने कुछ अपशब्द बोल दिए थे। नेक्स्ट आपका आंदोलनों में किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। लंदन में रहने वाली महिलावादी लेखिका लॉरा बेट्स वर्ष 2012 में एवरीडे सेक्सिज्म नाम का एक प्रोजेक्ट चला रही थी, जिसका मकसद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेक्सिस्ट आचरण को दर्ज करना था। उनके सफल आंदोलन की वजह से फेसबुक को यौन हिंसा को लेकर मजाक बनाने वाले पन्नों को हटाना पड़ा था। मिस्र में हुई क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारी ट्विटर के जरिए ही मीटिंग बुला रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और सामग्री पहुंचा रहे थे। लेटेस्ट आप देखें, जापान के अंदर जो आंदोलन हुए थे, या चाइना के अंदर जो स्टूडेंट आंदोलन हो रहे हैं, चाइना के अंदर वैसे आंदोलनों की आज़ादी नहीं है आंदोलन करने की, लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया के तहत लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ताइवान के अंदर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, और सोशल मीडिया के द्वारा आंदोलन कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपकी एवरीडे सेक्सिज्म है, सबसे पहले यहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, और उसने अपना एक रूप इंडिया में भी दिखाया, जिसे मी टू आंदोलन के रूप से जाना जाता है। मी टू, ठीक है। हैशटैग मी टू आंदोलन का हिस्सा बन कई औरतों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़नों के बारे में दूसरों के साथ सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए, तथा अपने साथ कई दशकों पहले हुए यौन उत्पीड़न की घटनाओं को भी सामने रखा है। मी टू आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 2006 में हुई थी। तराना बर्क अफ्रीकी अमेरिकी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ने सबसे पहले 2006 में माईस्पेस नामक सोशल नेटवर्क पर मी टू का इस्तेमाल किया था। तो माईस्पेस सोशल नेटवर्किंग एक साइट है, यहाँ पे सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। तराना बर्क खुद एक यौन शोषण की सर्वाइवर है। उनके इन दो शब्दों ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। 16 अक्टूबर 2017 में अमेरिकी एक्ट्रेस एलिसा मिलानो ने यौन उत्पीड़न की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मी टू शब्द का इस्तेमाल किया। एलिसा के इस शब्द का असर हुआ कि दिन खत्म होते होते मी टू के साथ 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए। 17 अक्टूबर तक 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके थे। फेसबुक पर पहले 24 घंटे में 47 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी 1,20,00,000 पोस्ट में मी टू का इस्तेमाल किया, जिसमें 45% लोग अमेरिका से ही थे। तो देखिए किस प्रकार से ये मी टू आंदोलन आगे बढ़ा, हैशटैग आंदोलन आगे बढ़ा। भारत में मी टू आंदोलन अगर हम देखें, इस आंदोलन का असर भारत में भी हुआ। कई महिलाओं ने बताया कि कैसे उनके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया गया। लेकिन भारत में ये आंदोलन 25 सितंबर 2018 में गतिशील हुआ, जब बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अभिनेता नाना पाटेकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया तथा अपनी आप बीती बताई।
तनुश्री के बाद भारत के टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की कई महिलाएं आगे आई और उन्होंने एक से एक दिग्गज कलाकारों का नाम लेते हुए ये बताया कि काम देने के बहाने से किस प्रकार से उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। उसके बाद आपका है शांति आंदोलन। शांति आंदोलन भी नव सामाजिक आंदोलन का एक पार्ट है। एक शांति आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो सभी युद्धों के अंत जैसे आदर्शों को हासिल करना चाहता है। किसी विशेष स्थान या स्थिति में मानव हिंसा को कम करने का इसका लक्ष्य होता है। शांति प्राप्त करने के जो साधन है शांति आंदोलन के, सबसे पहले ये शांतिवाद को बढ़ावा देता है, अहिंसक प्रतिरोध ये करता है, इस प्रकार की कूटनीति का ये प्रयोग करता है ताकि युद्धों से बचा जा सके। युद्ध विरोधी राजनीतिक उम्मीदवारों का ये समर्थन करता है। शांति शिविर बनाने, नैतिक खरीद, बंदूकों पर प्रतिबंध लगाने व प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये समर्थन करता है, जो विसल ब्लोअर का समर्थन करता है। तो विसल ब्लोअर का मतलब होता है जो गुप्त सूचनाएं साझा करते हैं गवर्नमेंट के साथ या किसी मीडिया के साथ, उन्हें विसल ब्लोअर कहा जाता है। और विसल ब्लोअर की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि विसल ब्लोअर क्या करते हैं, विसल ब्लोअर मतलब सीटी बजाने वाले, ठीक है, मतलब यहाँ से जो कोई इन्फॉर्मेशन गुप्त सूचना मिली उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाना, उसे कहा जाता है विसल ब्लोअर, ठीक है। युद्ध को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए यह स्वैच्छिक और आक्रामक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में कार्य करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के खतरे पैदा हुए। शांति आंदोलनों ने शीत युद्ध, वियतनामी विरोधी युद्ध इत्यादि को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए। उसके बाद जो 1978-79 के अंदर आप देखते हैं ईरान के अंदर रेवोल्यूशन होती है, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की तानाशाही, या फिर अफ़गानिस्तान का इन्वेजन यूएसएसआर के द्वारा, इन सब आंदोलनों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए शांति आंदोलन चलाए गए थे। तो ये थे हमारे आज के नव सामाजिक आंदोलन की एक वीडियो, जिसके अंदर हमने नव सामाजिक आंदोलनों को समझने की कोशिश की और उसका जो वर्गीकरण है डिफरेंट सामाजिक नव सामाजिक आंदोलनों को हमने इस वीडियो में समझा। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।